नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिंह। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज बात महाराष्ट्र की। क्या महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में उद्धव ठाकरे की सरकार कागज पर गिर गई है? क्या उद्धव ठाकरे के पास अब इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है? क्योंकि आज महाराष्ट्र की सियासत की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब बस कुछ दिन बचे, औपचारिकता भर बची है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर रह पाए। क्यों कह रहा हूं, आज इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अहम फैसला सुनाया। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए आज शाम 5 बजे तक का नोटिस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा कि नहीं भैया, अभी नहीं, अभी पहले मैं देख लूं जरा मामला। कुछ लोग तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनेंगे भाई, अभी सुनेंगे और देखेंगे, जरा नोटिस दे रहे हैं, बताओ तुमने क्यों ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि डिप्टी स्पीकर अगली सुनवाई तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेंगे। यानी जो फैसला था कि ये 16 विधायक सस्पेंड हो जाएं, ये नहीं होगा, वो रुक गया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी इस मामले में दखल नहीं देगा। मतलब सब बाहर खड़े रहो, अभी कोई कुछ नहीं करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विधायकों की सुरक्षा की बात कही और महाराष्ट्र सरकार को सभी 39 बागी विधायकों की सुरक्षा का आदेश दे दिया। संजय राउत रोज धमका रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम ही इनको सुरक्षा दोगे, तुम्हारी सरकार सुरक्षा देगी। अब बताइए, जो धमका रहा है वही सुरक्षा देगा अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। 12 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, डिप्टी स्पीकर, शिंदे गुट और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इससे पहले कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस देने को असंवैधानिक बताया। शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असेंबली के रूल 11 का हवाला देते हुए कहा कि 7 से 14 दिन का समय तो दीजिएगा ना भाई, अगर आप कह रहे हैं कि हटाओ इनको। लेकिन जानबूझकर 2 दिन का समय दिया गया। वहीं उद्धव गुट की तरफ से कहा गया कि मामले में हाईकोर्ट जाने से सुप्रीम कोर्ट आना गलत है। उद्धव गुट की तरफ से दलील दी गई कि कोर्ट स्पीकर के फैसले के बिना मामले में दखल नहीं दे सकता, जिस पर कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा कि यह मामला स्पीकर के बने रहने का है, कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। यानी जिससे आप कह रहे हैं कि इन विधायकों पर कार्रवाई कीजिए, वो खुद बना रहेगा या नहीं वो आदमी, उससे आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर दीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने मामले में स्पीकर खुद जज नहीं बन सकते। आज हम इस मुद्दे पर बहस करें, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या हैं, यह भी आपको समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिंदे गुट के बागी विधायकों को बड़ी राहत मिल गई। उद्धव गुट को करारा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले से अब डिप्टी स्पीकर के नोटिस का कोई असर नहीं रह गया। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को आज शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब दिया था। कहा था कि 5 बजे तक जवाब दिए। कोर्ट के फैसले से अब बागी विधायकों को 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर अयोग्य नहीं कर सकते। मतलब अयोग्यता वाला दाव उद्धव गुट के हाथ से निकल चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को ही बागी विधायकों को सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। अभी भी वो कह रहे हैं जीत का पूरा भरोसा। एक बार आदित्य ठाकरे को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। आंख में आंख डालकर बोलते, अगर विद्रोह करना था तो यहां हिम्मत दिखाते, यहीं रहते, इस्तीफा देते, चुनाव लड़ते। अरे भाई, आप इस्तीफा दे दीजिए मुख्यमंत्री के पद से, आप चुनाव लड़ लीजिए, कहां दिक्कत है? अगर यही तरीका है, 38-39 विधायक उनके तरफ हैं, वो इस्तीफा दे दें। जिसके पास कहा जा रहा है कि अंत में होते होते 3-4 बचेंगे, वो इस्तीफा नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिंदे समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। ठाणे में शिंदे समर्थकों ने कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाया। वहीं एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। आज शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंक दिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों से मंत्री पद छीन लिया। उद्धव सरकार ने सभी 9 बागी मंत्रियों का पदभार दूसरे मंत्रियों को दे दिया।
मतलब फुल सियासी ड्रामा चल रहा है। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता निकल रही है तो उनके सिपहसालार और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की बदजुबानी और बढ़ गई। संजय राउत पहले शिंदे को अपना भाई बता रहे थे, अब बात बात पर धमकी दे रहे हैं। आपको मैं संजय राउत के कुछ बयान सुनाना चाहता हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े हो जाए और अपना बाप बदल लेते हैं। वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों में हम जीत जाएंगे। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो है अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। संजय राउत वैसे तो अच्छे शायर हैं, लेकिन बातें ऐसी धमकाने वाली करते हैं तो शायर के रूप में नजर नहीं आते। कह रहे हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ, अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। 2019 में कई पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा था, तब नरेंद्र मोदी किस रिश्ते में लगते। बात बात पर बाप बाप कहने वाले इन्हीं संजय राउत को आज ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है। संजय राउत को जमीन विवाद मामले में ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि राउत की अकड़ अभी नहीं जा रही और वो कल होने वाली पूछताछ में जाने से साफ मना भी कर रहे हैं। राष्ट्रवाद में आज के सवाल है कि कागज पर क्या उद्धव सरकार गिर चुकी है, और ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जो बागी विधायक है उन्होंने कह दिया है कि वो महाविकास अघाड़ी से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उद्धव के सामने इस्तीफा ही विकल्प बचा है क्या? अयोग्यता वाली चाल सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई क्या? राउत धमकाते रह गए, शिंदे को सुप्रीम सिक्योरिटी मिल गई क्या? इन सवालों पर चर्चा करूं। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रिजवान भाई, पहले जरा आप बताइए, वकील आदमी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ उसमें तो अयोग्यता वाला मामला अभी अटक गया, इस बीच में फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है, उस पर कोर्ट ने कोई रोक तो वैसे लगाई नहीं है, कानूनी तौर पर कहा तो नहीं है कुछ। और उधर वो 39 विधायक कह रहे हैं कि हमने महाविकास अघाड़ी से समर्थन वापस ले लिया है। तो कागज पर क्या उद्धव सरकार गिर चुकी है, बस मूर्त रूप में गिरनी बाकी रह गई है, या अभी कुछ और पेंच बचा है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का इस पे ऑब्जर्वेशन है, और पुराने भी अगर हम केसेस उठा के देखें, एंटी डिफेक्शन को लेके या डिस्क्वालिफिकेशन को लेके एक लॉ में बहुत बड़ी कमी है कि इसमें कोर्ट को जो अपना जजमेंट या ऑब्जर्वेशन देना होता है वो टाइम बाउंड नहीं होता है। सो कोर्ट ने नोटिस इशू करे, फिर 11 तारीख की डेट लगाई, आप बता रहे हैं, मैं लेटेस्ट में देख नहीं पाया था। सो एंटी डिफेक्शन को लेके, गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि गवर्नमेंट की कोर्ट इतनी जल्दी इंटरफियर करे और कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर, धरातल पर सरकार में फेलबदल हो। नॉर्मली ये देखा गया है कि कोर्ट्स में ये ठंडे बस्ते में चला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने कही कि ये सरकार अब गिर चुकी है, नहीं। लोकतंत्र में सरकार
गुवाहाटी बैठ के नहीं गिरती है। ये मैंने कहा सर क्या ये कागज पर गिर चुकी है? फ्लोर पे आना ही पड़ेगा। मैंने पूछा क्या ये कागज पर गिर चुकी है, क्योंकि वो 16 विधायक अयोग्य हुए नहीं। फ्लोर टेस्ट पे कोई रोक लगी नहीं। अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है और अगर ये समर्थन वापस ले चुके हैं तो क्या ये सरकार बचेगी या गिर जाएगी? नहीं, तो अब ये बात आ गई ना, आपने कहा अगर हो जाता है तो अगर और देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। राजस्थान में भी यही हुआ था। सचिन पायलट लग रहा था आज सरकार गिराएंगे, कल गिराएंगे, एंड में क्या हुआ? एंड ऑफ द डे कोई विधायक 2.5 साल बाद चुनाव नहीं चाहता है। इनको अगर मार्च करना है तो ये विधानसभा के अंदर करें, एट द मोस्ट गवर्नर के सामने करें। वीडियोस बनाना, पोस्ट करना सोशल मीडिया पर लॉ इस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशन को या गवर्नमेंट के गिराने को, सरकार के गिराने को समर्थन नहीं देता है। ये चीजें ऑप्टिक्स में अच्छी लग सकती हैं, धरातल पर इनको मुंबई आना पड़ेगा, सरकार गिरानी पड़ेगी, एब्सेंट होना पड़ेगा, या इनको अपनी एक अलग पार्टी की मान्यता लेनी होगी। वो भी आसान काम नहीं है। आप सिर्फ 48 विधायकों के दम पर नई पार्टी नहीं बना सकते। आपको सिंबल और नाम नहीं मिलेगा। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सारे लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पोक्सपर्सन इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि सिचुएशन इवन फॉर द शिंदे कैंप इतनी आसान है जितनी नजर आ रही है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, आपके हिसाब से सुप्रीम, मैं पत्रकारों को बाद में लाऊंगा, पहले जरा जिनका कोर्ट का अनुभव है उनसे जानकारी ले रहा हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने अयोग्यता पर अभी तो फैसला रोक दिया, यानी जो शिंदे कैंप है वो अभी इंटैक्ट है, और शिंदे कैंप जो हमारी खबर है वो चाह भी रहा है कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। ऐसे में क्या अगर फ्लोर टेस्ट होता है इस बीच में, जब तक जवाब दाखिल हो रहा है और अगली सुनवाई हो रही है, क्या उद्धव सरकार बच पाएगी, नहीं बच पाएगी? क्या उससे पहले उद्धव इस्तीफा दे सकते हैं या और कोई ट्विस्ट आना बाकी है? सुशांत जी, सबसे पहले आपने दोबारा से मुझे आपके शो में मौका दिया शिरकत करने का, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं। और अधिकतर मैं रिजवान भाई की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, हमारे आइडियोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस है, बट ऑन दिस पॉइंट ऑफ लॉ कुछ हद तक मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं। देखिए, ये जो रिबेल्स ने इंटेंशन दिया है कि डिप्यूटी स्पीकर जो इस वक्त एक्टिंग स्पीकर उनको निकालना है, वो अंडर आर्टिकल 179C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है। लेकिन उसके लिए आपको 14 दिन की नोटिस देना पड़ता है असेंबली के अंदर, तो वो तभी हो सकता है जब असेंबली इज इन सेशन। अब इंटेंशन कैनॉट बी अ रिक्वायरमेंट टू कॉल अ सेशन, क्योंकि फिर कल कोई भी विधायक खड़ा हो जाएगा और कहेगा मेरा इंटेंशन है मुझे स्पीकर निकालना, आप सेशन बुला लीजिए। तो इंटेंशन कैनॉट बी, रूल्स आर वेरी क्लियर ऑन दैट। तो फिर जब सेशन आएगा 7 दिन के बाद 29 मेंबर्स को खड़ा होना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इस वक्त स्पीकर को निकालना, मुझे लगता है थोड़ा सा वो मामला अटक गया है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है फ्लोर टेस्ट का, फ्लोर टेस्ट के लिए उनको मुंबई आना पड़ेगा। जैसे लगातार मैंने आपके शो पे कहा और अन्य शो पे कहा है, द प्रूफ ऑफ द नंबर्स कैन ओनली हैपन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कह दिया है। तो उनको मुंबई आकर फ्लोर टेस्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो मेरी उनसे एक व्यक्तिगत सलाह है, आपकी इजाजत से, आसाम चाय पीना बंद कीजिए, जरा हमारे मुंबई में आइए, वड़ा पाव कितना तीखा है, उसमें कितनी मिर्ची है, पता चल जाएगी। लेकिन वो आसाम चाय तो तब छोड़े ना जब संजय राउत आग उगलना बंद करें। वो चाय को नीचे से आग उगल के गर्म कर रहे हैं, तो वो चाय, गर्म चाय उधर पीनी पड़ रही है। वो अपना स्टोव बंद करें तो वो आके यहां पिए। ठीक है सर, अगर ये आपका मानना है तो फिर उसके विपरीत में बोलूं, इनके पास नंबर ही नहीं, इसलिए आसाम में छिपे हुए सब। अल्टीमेटली पर उनका नंबर तो वीडियो में दिख रहा है सर। नहीं साहब, वीडियो में, सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के, आपके शो में, हाई कोर्ट में किधर नंबर साबित नहीं होते। नंबर सिर्फ साबित हो गए ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली साहब। हाँ, देखिए वो आपकी बात सही है कि फ्लोर ऑफ द असेंबली वहां ही सारा फैसला होना है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आपके हिसाब से उद्धव सरकार अभी भी बची हुई है, या कुछ दिन की मेहमान है, या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे, या यहां से अलग ट्विस्ट आएगा और ये लोग यहां आएंगे और फ्लोर टेस्ट में सब पलट जाएंगे? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, फिर से दोहराता हूं उसे, कि शिंदे जी आज सोए रात में और बाला साहब प्रकट हो जाएं उनके सपने में और कहें कि बेटा हमारा बालक जो है वो अब कुछ कर नहीं पा रहा है, पुत्र पौत्र सब असहाय अवस्था में हैं, कृपा करो, हमने तुमको बड़ा किया, हमने तुमको इतना अवसर दिया, और शिंदे साहब मान जाए, खेल खत्म हो जाएगा, सरकार बन जाएगी। इसके अलावा
उद्धव ठाकरे में जरा सी भी शर्म बची होती, मैं नैतिकता नहीं कह रहा हूं, शर्म कह रहा हूं, जरा सी भी शर्म बची होती, शरद पवार में जरा सी भी शर्म बची होती, तो ये कहते कि इन विधायकों को हम इनकी हैसियत राजनीतिक तौर पर संवैधानिक दायरे में दिखाएंगे। आज हम इस्तीफा दे रहे हैं और हम तय करेंगे कि ये विधानसभा में नहीं पहुंचने पाएंगे। लेकिन चूंकि ये उद्धव को भी पता है, शरद पवार को भी पता है कि अब तो ये विधायक दोबारा जीतकर पहुंचने वाले हैं, और अभी की स्थिति में उनके पास तो इतने लोग नहीं बचे कि वो 9 मंत्रियों का विभाग किसको दें। आज बड़े परेशान हो गए, और इसके बावजूद भी हम लोग टीवी पर बहस कर रहे हैं। बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस तय होगा, क्योंकि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इस दिशा में नहीं सुधार में आगे बढ़े कि ऑनलाइन, देखिए अशोक जी जुड़े हुए हैं हमसे, ऑनलाइन बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तहसीन जी हैं, रिजवान जी हैं, ये सब ऑनलाइन है। हम लोग कोई ऐसा थोड़ी ना फर्जी लोग थोड़ी ना, ऑनलाइन फ्लोर टेस्ट नहीं होता सब ऑन, लेकिन ऑनलाइन अभी फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है। तो होगा तो फ्लोर ऑफ द हाउस में ही, हालांकि आने वाले समय में तकनीक का उपयोग होगा। लेकिन साफ दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ, जिसको कहते हैं ना कि बस घर भर हैं, उसके अलावा कोई है नहीं, सरकार बची नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो एक बात आज स्टैब्लिश हुई है, उसने बता दिया कि शिंदे का पड़ला कितना भारी है। आप कह रहे हैं कि ये उद्धव सरकार क्लियर है कि वेंटिलेटर पर है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन वेंटिलेटर हटेगा वो जानी है, वो जानी है, इसमें अब कोई भ्रम नहीं है। और देखिए, शिंदे को जो अयोग्य ठहराने वाला अलग है, मूल बात जो है, संजय राउत कहे कि अरे परिवार का कौन सी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा क्या होती है, विधायकों की सुरक्षा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सभी विधायकों को और उनके परिवार वालों को सुरक्षा दीजिए, अयोग्य तो नहीं ही ठहराया गया। ये बुरी तरह से हार है उद्धव ठाकरे। अशोक वानखेड़े जी, क्या आपके हिसाब से उद्धव ठाकरे के लिए वक्त आ गया इस्तीफा दें, या अभी इसमें ट्विस्ट आना बाकी है, सरकार बचेगी अभी? मैं सरकार के बारे में नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट आना बाकी। मेरे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे कि उनको जरा भी शर्म होती, जरा भी ये होती, तो इस देश में कौन सी राजनीतिक दल है जिसमें के पास शर्म बची? हर राजनीतिक दल ने ये पाप किया है जो ये लोग पाप कर रहे हैं। हर एक ने पाप किया, हम में सब नंगे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि कर रहे हैं पाप? कौन? सभी ने किया है पाप। हाँ, तो ये भी पाप ही कर रहे हैं ना, इसका मतलब नंबर नहीं है, पाप कर रहे हैं, राजनीतिक पाप कर रहे हैं। सवाल नंबर का नहीं है सुशांत। मैं आपने भी मर्सिया पढ़ लिया सरकार का। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये गलत है, इसका निष्कासन का नोटिस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह गलत कहा कि ये सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज पॉइंट ऑफ लॉ जो उठा था सुप्रीम कोर्ट में, यह उठा था कि क्या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पड़ा हुआ है, वो ये डिसीजन ले सकते हैं क्या? डिसीजन, ये सवाल उठाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, जो लॉयर है वो, उनने कहा कि साहब किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस वायलेट हुआ है, वो प्रोसेस माना ही नहीं गया। किसी भी और ईमेल से आप मेल नहीं भेज सकते, किसी के भी हाथ से आप कागज नहीं भेज सकते। आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो, कल तो कोई भी उठा के जाएगा कि मुझे यह फला एमएलए ने भेजा है, मुझे फला एमएलए ने भेजा है, आपके खिलाफ प्रस्ताव है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये बोलते हैं प्रस्ताव दिया है, आप बोलते हो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, हमें समय चाहिए, हम पूरा पत्राचार का रिकॉर्ड उपाध्यक्ष के चेंबर से मंगवा रहे हैं और नोटिस इशू हुए। अशोक भाई देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट है। अशोक भाई आप सीनियर जर्नलिस्ट है, अब चूंकि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की डिटेल दे रहे हैं, तो दर्शकों को ये भी बताइए कि जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने अगर ये कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, वो तो इसको फैसला देने की स्थिति में ही नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जा नहीं सकता। हाँ। क्योंकि उसका एक नहीं, एक मैं वो भी बताता हूं। हाँ। साहब पूरा सुन लीजिए ना। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों आना चाहिए। हाँ। 8 बेंच की संविधान पीठ ने एक बार ये डिसीजन दिया है कि निर्णय जो है उपाध्यक्ष का, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, प्रोसेस पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो नोटिस ही दिया है, निर्णय तो लिया नहीं। तब उन्होंने कहा कि साहब सवाल इसका भी नहीं, सवाल है जिसने नोटिस दिया उसको ये अधिकार नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ तो ये पेंडिंग पड़ा है अविश्वास प्रस्ताव। फिर अविश्वास प्रस्ताव पे बात हुई है, फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पे बात हुई, तो जो मैंने नरेट किया, अभी तो टाइम बाइंग दिया है ना। शिंदे की कोई इसमें जीत है
ना मैं किसी की हार मानता हूं। नहीं, मैं बताता हूं सर, शिंदे गुट की जीत क्यों है, मैं आपको बताता हूं सर। इसमें शिंदे गुट की जीत ये है, पहली बात कि ये कहा जा रहा था कि इसको तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ही नहीं, तो जो आदमी खुद अयोग्य है, जो आदमी खुद अभी सवाल के घेरे में है, वो दूसरे को अयोग्य कैसे साबित कर सकता है? इस पर जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने को तैयार हो गया, पहली बात सर। दूसरी बात, जो लोग हड़का रहे हैं कि भाई आओ जरा यहां देख लेंगे, सड़क पर होगा, ये होगा और ये जिंदा लाशें हैं और ये और वो 10 तरीके की चीजें वो कह रहे हैं, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तुम इनको सिक्योरिटी दोगे, तुम इनके घर को सलामत रखोगे। ये भी शिंदे गुट की जीत है सर। एक मिनट, ना सुशांत जी, आप फिर गलत बोल रहे हैं। उनको सिक्योरिटी देने का सबसे पहले गवर्नर जैसे ही वापस आ गए हॉस्पिटल से, पहला उन्होंने गृह मंत्रालय को लेटर लिखा और डीजीपी को लेटर लिखा, इनको सुरक्षित दिया जाए, और उनकी सुरक्षा शुरू हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुरक्षित रखने कहा है कि नहीं सर? एक सेकंड सुशांत जी, पूरी बात तो सुन लो यार, पूरी बात तो सुन लो। आपने तय कर लिया है कि ये सरकार को जाना ही है, तो फिर मैं तय करता तो आपको क्यों बुलाता सर? आपके अनुभव को सुनने के लिए बुलाया है। काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, पब्लिक के मन में जो है वो बस अनुभव बता रहा हूं। अनुभव बता रहा हूं। जब इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन सारी चीज का संज्ञान लेने का पूरा प्रोसेस हमारे पास नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी आपको संरक्षण चाहिए, तो हम बोलते हैं कि इनको संरक्षण दीजिए। उसके पहले डीजीपी ने ऑलरेडी बोला कि हमने किसी की सुरक्षा नहीं ली, आप पुलिस को छोड़ के गुजरात गए हैं, सुरक्षा आपकी वापस नहीं ली गई। अच्छा सर, मुझे ये बताइए। अच्छा ठीक, अब आपकी बात सुन ली, आपने सारी बातें कही, कुछ मेरी रिक्वेस्ट पर भी बता दी, बहुत अच्छी बात है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे ये बताइए कि अगर महाराष्ट्र की पुलिस सुरक्षा दे ही रही है और बड़े बड़े नेता संजय राउत जैसे जो भाषण दे रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं, क्या उसके बाद वहां विधायकों में वो डर पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे? और अगर सुरक्षा मिली रही है, सब इतना नॉर्मल है, तो फिर ये जो पोस्टर फाड़ रहे हैं और घरों को वेंडलाइज कर रहे हैं, वो क्या है फिर? और सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि दीजिए सुरक्षा? कह देती कि अरे आपको तो मिला हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं, खत्म कीजिए बात। देखिए, ये तो भला हुआ कि राज्यपाल महोदय ने चिट्ठी लिखी तो 16 विधायकों के घर पर सुरक्षा दी गई, ये समझिए इसको। और आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सभी 39 विधायकों को और उनके परिवार वालों को सुरक्षा देने का कहा है, जबकि संजय राउत ने जवाब दिया था कि परिवारों की सुरक्षा नहीं होती, विधायक को सिक्योरिटी मिलती है, उनको मिली हुई है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब मैंने कहा शर्म की बात, तो क्यों कहा? नैतिकता वैतिकता किसी की नहीं है। भाजपा वाले भी चले गए थे, अशोक जी सही कह रहे हैं कि अजीत पवार के साथ सरकार बनाने, तो कोई नैतिकता जैसा मसला नहीं। लेकिन आप जरा सोचिए ना, उद्धव जी क्या कहते हैं, हम भले मानुष हैं, हम बड़ा एकदम जिसको कहें कि निश्चल मन के हैं। वो निश्चल मन शरद पवार और संजय राउत से मिलने के बाद इनका इतना कड़वा कसैला क्यों हो जाता है? इतना कसैला कि उनके मुख्यमंत्री रहते शिव सैनिकों की जान को खतरा हो रहा है, उनके मुख्यमंत्री रहते सर्वोच्च न्यायालय और राजभवन को कहना पड़ रहा है कि अपने विधायकों को सुरक्षित रखो। किस राज्य में यह होता है? जरा बताइए, किसी राज्य में होता हो कि विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश देना पड़े? मुझे लगता है यहां भी अगर शर्म नहीं आ रही हो तो फिर क्या कहेंगे? देश में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बार बोला कि लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं, एक मिनट अशोक भाई आप बताइए, संजय राउत की भाषा क्या एक सांसद की भाषा लगती है आपको? जिस तरीके की बातें वो करते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक सांसद की भाषा होती है सर? सुशांत जी, मुझे लगता है कि बाल ठाकरे के भाषण आपने नहीं सुने। सर मैंने बाल ठाकरे के बहुत भाषण सुने, बाल ठाकरे के बहुत भाषण सुने सर। एक मिनट, जो लोग आज इस भाषण पे आपत्ति उठा रहे हैं, वही लोग बाल ठाकरे के उस भाषण पे तालियां बजाते थे, जो मैं इस टीवी पे कह भी नहीं पाऊंगा, जब नारायण राणे और छगन भुजबल छोड़ के गए थे। बाल ठाकरे जब बोलते थे उनकी भी आलोचना होती थी सर, और संजय राउत जो कर रहे हैं, उनके कद और बाला साहब ठाकरे के कद में जमीन आसमान का फर्क है सर। आप दोनों को कंपेयर ना करें। नहीं संजय, नहीं क्यों नहीं, वो भी शिवसेना के नेता थे, वो शिवसेना सुप्रीमो। तो आपको बाला साहब ठाकरे और संजय राउत एक प्लेटफॉर्म पे लगते हैं सर? नहीं, संजय राउत उससे बहुत नीचे प्लेटफॉर्म पे है। हाँ। वो तो और गंदी भाषा बोलेंगे। हाँ। क्योंकि सबसे बड़े, मैंने वही तो कहा आपको, शिवसेना के नेताओं नहीं, संजय राउत क्यों हर बात में बाप क्या ले आते हैं? संजय राउत कह रहे हैं कि अपने बाप के नाम पे पार्टी बनाओ, अपने बाप के नाम पे वोट मांगो। जब शिवसेना 2019 में वोट मांग रही थी नरेंद्र मोदी के नाम पे, किसके वो क्या रिश्ते में लगते थे उनके? एक मिनट सुशांत जी, यहाँ पे भी आपको क्लेरिफिकेशन कर दूं। जब शिवसेना इंडिपेंडेंट लड़ी थी तो 66 सीट लेके आई थी, तो भाजपा 122 थी और भाजपा 122 थी। हाँ, तो अब भाजपा इंडिपेंडेंट 122 थी। वहां पे दोनों के फोटो लगते थे। और लोकसभा चुनाव में किसके फोटो लगते थे मुझे बताइए ना?
लोकसभा चुनाव में क्या वोट मांग रहे थे उद्धव ठाकरे के नाम पर कि नरेंद्र मोदी के नाम पर? तब तो किसी ने नहीं कहा कि अपने बाप के नाम पर जाकर वोट मांगो। ये कैसी भाषा है सर? सांसद की ऐसी भाषा होती है? रिजवान अहमद मुझे बताइए, जो अजीब बात करे नहीं, रिजवान अहमद मुझे ये बताइए, जो संजय राउत की भाषा है ये एक सांसद की भाषा है, और आप उसके बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो गुवाहाटी में बैठे हैं वो आ जाए बिना डरे, और आप कह रहे हैं कि भाई एमएलए को सुरक्षा मिलती है, परिवार को नहीं मिलती है। डरा धमका नहीं रहे तो और क्या कर रहे हैं वो? सुशांत भाई, माफी के साथ बोलूंगा, शिवसेना का सड़क छाप गुंडागर्दी करना हमेशा से एक पॉलिटिकल पॉलिसी रही है उनकी, एज अ पॉलिसी। उन्होंने अंडर अ विप ऑफ बाल ठाकरे मुंबई की सड़कों पर गुंडागर्दी की है, फॉर गॉड सेक। तो उस पार्टी के लिए शर्म, नैतिकता की बात करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो शिंदे साहब बोल रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, जब कंगना रनौत को डर लग रहा था, शिंदे कहां थे? ये विधायक कहां थे? क्यों नहीं अपील करी उस दिन इन्होंने कि कंगना रनौत के साथ, एक महिला के साथ क्या कर रहे हो? तब इनको नजर नहीं आ रहा था कि शिवसेना गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज नजर आ रहा है कि शिवसेना गुंडागर्दी कर रहे हैं क्योंकि आपकी पॉलिटिकल दाल नहीं गल रही है। कोई भी शिवसैनिक, ना राउत, ना शिंदे, ना ठाकरे और ना बाल ठाकरे, नैतिकता की बात नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर भारत के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा था और उनके ठेले जलाए थे। कोई भी नहीं कर सकता। बात ये नहीं है कि अगर मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी को कहीं कहीं सपोर्ट करती है तो आज मैं जानबूझ के शिंदे को सपोर्ट करने लगूंगा। ये सब गुंडे हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी ना किसी दौर में इन सब ने पॉलिटिकल गुंडागर्दी करी है। लेकिन सर, पॉलिटिकल गुंडागर्दी की, प्रश्न इस बात का नहीं है कि शिंदे ने ज्यादा गुंडागर्दी की कि दूसरे गुट ने ज्यादा गुंडागर्दी की। सवाल इस बात का है कि अगर इधर से आप धमका रहे हैं, परिवार को धमका रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग आ जाएं और फ्लोर टेस्ट में शामिल हो जाएं, क्या वो माहौल है तहसीन पूनावाला? ईमानदारी से बताइए थोड़ी देर के लिए कि अगर जो शिवसेना का कैरेक्टर रहा है, जो सड़क पर होता है, संजय राउत कह रहे हैं सड़क पर देख लेंगे, और जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, को कैसे फ्लोर टेस्ट होगा? मुझे बताइए, कौन आएगा फ्लोर टेस्ट के लिए और कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगी फ्लोर टेस्ट के लिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं आ रहे, इसका मतलब है आप आवाम, जनता, पब्लिक और कार्यकर्ताओं से डरते। वही आवाम, वही जनता। अरे भाई, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला रहा है वो धमका क्यों रहा है? सर प्लीज, फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने वाला धमका क्यों रहा है? अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है, बोले आओ मेरे दोस्त। सर मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं उसको उत्तर दे रहा हूं, प्लीज समाप्त होने दीजिए। दो चीज है सर, फ्लोर टेस्ट होगा ऑन दी असेंबली, वहां पे कोई आएगा नहीं, इनको धमकी नहीं देगा, मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, कुछ नहीं। असेंबली में तो सिक्योर है। अब रह गया सवाल मुंबई के अंदर। अगर मुंबई की जनता, मुंबई की आवाम, इनके कार्यकर्ता इनके विरोध है, तो क्यों विरोध है? यानी कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया इसलिए उनके विरोध है, वरना क्यों उनके विरोध होगा कोई? अगर इनके पास जन समर्थन है तो आए बताएं इनके पास जन समर्थन है। सवाल ये है सुशांत जी, इनके पास, एक सेकंड सर, इनके पास पुलिस सिक्योरिटी थी, इन्होंने पुलिस सिक्योरिटी छोड़कर ये गुजरात गए। गुजरात में क्योंकि अल्कोहल नहीं मिलता, ये आसाम गए, वहां पे पत्रकारों ने इनका स्केड्यूल निकाला है, वहां पे स्पेशल मसाज ले रहे, और या कह रहे कि यहाँ स्पेशल मसाज का तो मुझे नहीं पता, चाहे रिजवान भाई या नहीं, ये सब देखिए आपको पता होगा। नहीं, इनको अनुभव है कि विधायकों को जब रिजॉर्ट में बैठाया जाता है तो क्या क्या मिलता है वो कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है सर। आजकल कांग्रेस ज्यादा रिजॉर्ट में बैठाती है। अभी राजस्थान में कितने लोगों को राज्यसभा चुनाव के वक्त आप लोगों ने मसाज और कोल्ड ड्रिंक और क्या क्या पिलाया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो लोग महाराष्ट्र में अपनी सिक्योरिटी होते हुए अगर ये विद्रोह करना है तो उस सिक्योरिटी को छोड़कर दूसरी जगह चले गए, सोचिए उनको उस सिक्योरिटी पर कितना भरोसा रहा होगा। सर आज ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की, उसके पहले डीजीपी ने कहा, उसके पहले होम मिनिस्ट्री ने कहा, और होम मिनिस्ट्री ने इनको सिक्योरिटी दी। इनको सिक्योरिटी तब मिलेगी ना जब ये मुंबई आएंगे। अगर आसाम में बैठेंगे इनको कहां सिक्योरिटी मिलेगी? जब मुंबई पुलिस ने गारंटी लिया इनको कुछ नहीं है, ये क्यों डरते? गजब की बात है। हर्षवर्धन भाई मुझे एक बात बताइए, सवाल बड़ा, आप इतना मासूम तरीके से बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मासूमियत आपकी, आपका चेहरा भी एक बड़ा मासूम है। लेकिन जरा ये बताइए कि जो विधायक है उनके घर वाले थोड़ी ना गए हुए हैं, उनके घर पे क्यों आप हमले करवा रहे हैं? क्यों दफ्तरों को तोड़वा रहे हैं? वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही सरकार? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना। और बिल्कुल जो रिजवान अहमद जी करे, बिल्कुल शिवसेना का ये चरित्र रहा है, सड़क छाप गुंडागर्दी का चरित्र रहा है, लेकिन अब वो सरकार में है,
लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की है, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि एनसीपी का गृह मंत्री है। आप इस तरह से अराजकता, गुंडागर्दी होने देंगे और उसके बाद कहेंगे कि लोग वापस नहीं आ रहे हैं। सर, मैं आपके शो पे और एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। जहां तक सवाल है घर वालों का, ऐसे कई घर वाले इस वक्त संपर्क में जो कह रहे हैं हमारे पति, हमारे घर वाले किडनैप हो गए, इनको बाई गन ले गया गया है। संजय राउत भी नहीं कर पाए। तहसीन पूनावाला मेरा नहीं, अभी अब आपने कुछ बोला उसका प्रश्न सुनिए। आप कह रहे हैं कई घर वाले कह रहे हैं कि उनके घर वालों को या पति को बंदूक की नोक पे ले जाया गया किडनैप करके, उनमें से कितने ने FIR कराई है? अब वो भी होने वाला है, होने वाला है, सुनी नहीं रहे, बिल्कुल होने वाला है। अरे होने वाला, इंतजार किस बात का कर रहे हैं? दबाव बना रहे हो। पति किडनैप हो गया, 10 दिन से पति किडनैप है, वो इंतजार कर रहे हैं। अब हिबस वापस होगा, कोर्ट जाएंगे, हमारे पति गए किधर, हमारे विधायक कहा गया। अब आप देखिए क्या क्या सर, इनके पास नंबर है ही नहीं। नंबर होता मुंबई आए, सिक्योरिटी गारंटीड असेंबली में आकर गिराइए सरकार, ओपन चैलेंज है। भाई नंबर नहीं तो 16 विधायकों से कुछ ज्यादा के दस्तखत तो ले लेते आप लोग। चलिए वीडियो वगैरह न जारी करते हो, आपके बस में नहीं था, कम से कम दस्तखत लेके कुछ को निकाल तो देते। नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं। रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए, आप भी वकील आदमी है, आपके पास केसेस आते होंगे, ऐसी कितनी महिलाएं आपके पास केस लेकर आई हैं, या आपके पास आई हैं रिक्वेस्ट लेकर कि मेरे पति को मेरे सामने बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया है, 10 दिन बाद अब मेरा मूड हो रहा है कि मैं FIR कराती हूं, और वो भी अभी सोच रही हूं कि आने वाले वक्त में करा लूं या ना करा लूं? नहीं, अभी होगा, अभी होगा। हाँ, ऐसी कितनी महिलाएं आपको मिली हैं जो 10 दिन वेट करती हैं कि पहले पति किडनैप हो जाए, या तो बहुत प्रताड़ित होंगी पति से कि 10 दिन पहले मैं रिलैक्स हो जाऊं फिर किडनैपिंग की FIR कराऊंगी? नहीं सुशांत भाई, देखिए इसीलिए तो एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे लगता है, जो मैंने 14 दिन इसको घोर चिंतन करके इसको पढ़ा है पूरे इस ड्रामा को, मुझे ये लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, कि शिंदे साहब को ये आइडिया नहीं था कि शिवसेना इतनी स्टबन हो जाएगी। दे वर होपिंग फॉर अ बैक चैनल सेटलमेंट बिटवीन शिंदे एंड उद्धव ठाकरे एंड राउत। सुशांत भाई, ये महाराष्ट्र है, हिंदुस्तान का मोस्ट कंटेस्टेड स्टेट है ये, यहां 4 पार्टियां जबरदस्त चुनाव लड़ती हैं एट अ गिवन टाइम, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी, कोई और ऐसा स्टेट नहीं है। 4 अभी हमारे हर्षवर्धन भाई ने कहा चुनाव हो जाएंगे, सारे के सारे जीतेंगे। यही तो शरद पवार और भाजपा चाह रहे हैं। अभी तक तो सबका अपना अपना शेयर है ना, कोई पार्टी हाशिए पे नहीं पहुंची है, कोई पार्टी हाशिए पे नहीं पहुंची है। ये वो स्टेट है जिसने राज ठाकरे आदमी को, जिसके नाम के आगे ठाकरे लगता था और शक्ल सूरत बाल ठाकरे से मिलती थी, उसको राजनीति के धरातल पर लाके पटक के मारा है। शिंदे इज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग अ न्यू पार्टी, नंबर 1। शिंदे इज नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बीजेपी, नंबर 2, क्योंकि बीजेपी पिछले 30 साल में शिवसेना को धीरे धीरे खत्म कर रही है। शिंदे की क्या हैसियत है जो मोदी के सामने टिक जाए? शिंदे को मोदी 2.5 साल में खत्म कर सकते हैं, मोदी के पास वो पावर है। शिंदे को इस टाइम खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। रिजवान भाई, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए शिवसेना और हर्षवर्धन त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शिवसेना 92 से 91-92 से विरोध झेल रही है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार झेल रही है। और आपने राज ठाकरे का भी उदाहरण ठीक दिया, लेकिन हर बार जब जब रिबेलियन हुआ है शिवसेना के अंदर, इससे पहले तब तक एक व्यक्ति थे बाला साहब ठाकरे, जो उसको कंट्रोल करते थे, समझते थे कि कब किस मूड के साथ उसको हैंडल करना है। ये उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है पहली बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कि वो बाला साहब ठाकरे के एब्सेंस में कुछ इस तरीके का इतना बड़ा क्राइसिस झेल रहा है और उनसे संभल नहीं रहा है। क्योंकि पहले वो घर छोड़ देते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कि अरे अभी तो मुझे और लड़ना था तो मैं और लड़ लेता हूं, फिर उनके लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत प्रदर्शन करके। भाई लोग कह रहे हैं कि सड़क पर होगा, सड़क पर कितने शिव सैनिक आ रहे हैं मुझे बताइए? वो भी नहीं आ रहे, और उधर पोस्टर भी छप रहे हैं शिंदे साहब के, आज तो उनके घर पर समर्थन के नारे लगे हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए चैलेंज ये है कि वो पहली बार बाला साहब ठाकरे के एब्सेंस में इस क्राइसिस में घुसे हैं और उनसे निकलते नहीं बन रहा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर। देखिए, अगर पहला याद करें
जो छगन भुजबल का विद्रोह था, और एक तरह से कहें कि सब कुछ शरद पवार ने क्यूरेट किया था, डायरेक्ट किया था। और बाला साहब ठाकरे इसीलिए बहुत अच्छे से जानते थे, राजनीतिक सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन वो शरद पवार को बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ये नहीं समझ पाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शिवसेना खत्म हो जाए एक हिंदुत्व वोट बैंक के लिए, तो उससे ज्यादा एनसीपी चाहती है। क्योंकि दोनों क्षेत्रीय दल हैं, दोनों मराठा स्वाभिमान की बात करते हैं, एक हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है, एक का सेकुलरिज्म हावी हो जाता है। क्योंकि वो 12 की जगह 13वीं जगह बम धमाका करा दिया था उन्होंने, झूठा झूठा शरद पवार ने मुख्यमंत्री। एक बात, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूं, मुझे बताइए, बहुत लोग इस पूरे जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसमें कह रहे हैं कि ये संजय राउत जो हैं वो खेल रहे हैं शरद पवार की तरफ से और वो शिवसेना को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी भला ये क्यों करेगा कि जिस जगह से वो टिका हुआ है उसी को कटता हुआ देखे और कहे कि ध्वस्त होने दो, ध्वस्त होने दो, कोई बात नहीं। ये कुछ वही बात हो गई कि दलदल में फंसा आदमी धीरे से निकल जाता है कि उसी जगह पर कूदने लगता है कि और नीचे चला जाएगा। कोई तो तरीका होगा ना। संजय राउत और उद्धव ठाकरे अभी जो कर रहे हैं वो जिस दलदल में हैं उसी में और धंसते चले जा रहे हैं। तहसीनपुरा वाला नहीं, मैं त्रिपाठी जी की दोबारा से कहता हूं, मैं उनकी बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। अक्सर हम टीवी चैनल्स पे एक साथ होते हैं, लेकिन मैं इनसे इत्तेफाक इस चीज पे बिल्कुल नहीं रखता। सर, दो चीज है, अगर एकनाथ भाई के पास नंबर्स है, बाकी सारी चीज छोड़ दीजिए। पहले आपके एक सवाल का जवाब दे दो। आप तो कह रहे कि ज्यादा लोग सड़क पर नहीं आए, कोई ज्यादा प्रदर्शन नहीं हुआ, तो आप तो मेरा ही पॉइंट कह रहे हैं। मैं तो आपको वही कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर कंट्रोल। महाराष्ट्र बहुत बढ़िया स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है, तो फिर डर किस बात का? आ जाइए मुंबई। अब आप मुंबई आओगे। सर एक सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जो त्रिपाठी जी कह रहे बिल्कुल सही कह रहे। आपको स्पीकर निकालना हो, आपको चीफ मिनिस्टर निकालना हो, आपको गवर्नमेंट चेंज करनी हो, आपको फ्लोर ऑफ द हाउस करना है। अब स्पीकर निकालने में भी एक प्रोसेस आगे है। आपने जब रेजोल्यूशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, अगर वो आपका रेजोल्यूशन पास भी होता है और आप समझो उसके पहले आप सस्पेंड होते नहीं होते, आप उस चीज को चैलेंज कर सकते कोर्ट में। कोर्ट उस चीज में भी स्टे नहीं ला सकता व्हाइल द हाउस इज इन सेशन, बिकॉज हाउस इज सॉवरेन, हाउस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जहां तक है वो इन द प्रोसेस ऑफ द हाउस में इंटरफियर नहीं कर सकता। कोर्ट ये दे सकता है कि जो हुआ है हाउस के अंदर वो एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है नहीं, तो हाउस के प्रोसीडिंग्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा एज पर द रूल्स ऑफ द असेंबली। तो उसके लिए आपको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। अब मेरा एक प्रश्न, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड अगर आप यहाँ आओगे। देखिए सर, सब चीज खत्म हो जाती है। आपके पास नंबर है, आप आइए, ये नंबर आप छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि शिंदे ग्रुप के पास नंबर नहीं है और नंबर जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है, इसलिए वो इस्तीफा क्यों दें? मैं आपसे अब एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं जी। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य के 30-40 विधायकों को किडनैप करके ले जाया जा सकता है, तो सोचिए राज्य में कितना लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस होगा कि 40 विधायक जिनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है उनको बंदूक की नोक पर किडनैप करके दूसरे राज्य में ले जाया गया। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए जो अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा? और उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कितना घटिया होगा सोचिए कि 40-40 विधायक किडनैप हो जा रहे हैं। निष्क्रिय, निष्प्रभावी, लापरवाह। तो ऐसे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, इसलिए मैं डे वन से आपके शो पे कह रहा हूं, इसके पीछे भाजपा का हाथ है। ये प्राइवेट एयरप्लेन, ये स्पेशल मसाज, ये दारू के पैसे, ये गैम्बलिंग के पैसे, ये यहाँ पर जाने के लिए ये सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी जो आसाम में दी है, कौन दे रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अरे सर तहसीन भाई, नहीं, अब आप फिर मेरे एक बार मुझे बताइए, ये किडनैप हुए हैं या मसाज कराने गए हैं, दारू के लिए गए हैं? दोनों में से एक बात तय की। अभी एफआईआर हो रही थी, अभी किडनैप करवा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं दारू पी रहे हैं और वहां मसाज करा रहे हैं। दोनों में से एक बात तय की दे रहा हूं। ऐसा कोई, मुझे बताइए, ऐसा कोई किडनैप्ड आदमी देखा है जो मजे कर रहा हो कि आप किडनैप हो ही गए तो दारू पी लेते हैं, मसाज करा लेते हैं? सर मैं उसका उत्तर दे रहा हूं आपको। मेरे पास जो लोग टच में है वो वापस आना चाहते हैं, उनको वहां रोका गया है। कौन है टच में? नाम बताइए। सब लोग टच में, आप सब टच में सर आगे। अरे सर सब टच में। तहसीन भाई उधर से तो वीडियो भी आ रहे हैं, नाम भी आ रहा है, बाकायदा सब बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये जिन लोगों ने। अच्छा ठीक, प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, एक मिनट आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, मुझे रिजवान भाई मुझे बताइए, जिस राज्य के 40 विधायक किडनैप हो जाते हो उस राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के नाम पर? अगर वो किडनैप हुए हैं जो तहसीन पूना वाला दावा कर रहे हैं और किडनैप होने के बाद दारू और मसाज का मजा ले रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं। शो पे बोलूं सर, मैं आप नहीं चाहते, मैं एक लाइन दे दीजिए, मैं समाप्त कर देता हूं।
एक लाइन, अच्छा बोलिए उसके बाद रिजवान एक ही लाइन बोलिए सर, एक ही लाइन में चाहता हूं। इसीलिए भाजपा इसके पीछे ना सिर्फ है, मैं इसके आगे का आपको प्रस्ताव दे रहा हूं, मैंने लगातार इस पे ट्वीट किया है, सभी ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट होकर अपने अपने असेंबलीज में ये पास कराना होगा। मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि गवर्नर साइन नहीं करेगा कि ईडी को बिना कोर्ट ऑर्डर के अपने राज्यों में इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार नहीं है, ये राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। ये जो किडनैपिंग हो रही है, लीगल किडनैपिंग हो रही है अंडर द गार्ब ऑफ सेंट्रल एजेंसीज इसमें मिले हुए, ईडी का इसमें रोल है, बीजेपी का रोल है, और चंदा आ रहा है पीएम केयर फंड से, चंदा आ रहा है भाजपा के फंड से, चंदा आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, नहीं आ रहा है तो भाजपा। आपने बहुत सुंदर कहानी सुनाई और इसे सुनकर आनंद भी आया, लेकिन इसमें फैक्चुअली थोड़ी कमी है। सुप्रीम कोर्ट होता तो राणा अयूब की किताब की तरह कह देता कि इसमें जो है मसाला नहीं है, मतलब माल नहीं है, आपकी किताब बिकेगी नहीं। फंड का हिसाब दे दे साहब। रिजवान अहमद, अब आप बताइए, आपने उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं जिसके राज्य में 40 विधायक किडनैप हो जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यार, आई डोंट एग्री विद तहसीन के सेंट्रल एजेंसीज के पास इतनी ताकत है कि वो महाराष्ट्र जैसे स्टेट से 40 विधायक और जिसमें मंत्री भी कुछ शामिल हैं उनको किडनैप कर ले बाय दिस यार्डस्टिक और ईडी के दम पर। तो फिर इस हिसाब से बीजेपी की सारे राज्यों में सरकार होनी चाहिए भाई। वो तो फिर किसी को डरा दें, किसी को फंसा दें, किसी को किडनैप कर लें, तो ये कर ही रहे ना सर। ये तो बात समझ में नहीं आती। झारखंड में ईडी की रेड हुई, मैं कह रहा हूं सर, छत्तीसगढ़ में ईडी की कर ही रहे सर। मैं आपसे बिल्कुल आई एग्री विथ यू, नहीं होना चाहिए, हो रहा है सर। आप देखिए ईडी, हिमंता बिस्वा जब तक कांग्रेस में थे उस पर ईडी की कार्रवाई, अब बीजेपी में कौन सी कार्रवाई बंद हो गई, सारे विपक्ष पे ईडी चल रहा है, इनका नाम सिर्फ डालते कोई कार्रवाई। अच्छा ठीक, तहसीन पूनावाला, अब मेरे एक दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं एग्री कर रहा हूं ईडी के डर से ये लोग किडनैप हो गए, ठीक, अब आप कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट में आएंगे और उसके बाद जो है उनके पास नंबर नहीं है और सरकार उद्धव ठाकरे की बच जाएगी। जो लोग ईडी के डर से किडनैप होकर बोले चलो मुझे सूरत ले चलो, चलो मुझे गुवाहाटी ले चलो, वहां शराब पिलाओ, वहां मसाज कराओ, जो आपकी जानकारी है, वो लोग यहां आने पर ईडी के डर से निकल जाएंगे और कहेंगे कि अब मैं उद्धव ठाकरे के पक्ष में वोट दे दूंगा। ऐसा क्यों होगा? वो डर यहां आके क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि एमएलए को आखिर में पब्लिक ही चुनकर आती है। मैंने पर डर कैसे खत्म होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। पब्लिक इनके खिलाफ, इनको इनकी गलती समझ में आएगी, समझ जाएगी कि लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि डर हमें पब्लिक का है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति से हम अलग हो गए, हम नहीं जीत पाएंगे। बार बार वो यही कह रहे हैं, शिवसेना के विधायक जो गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि पवार साहब के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे तो हम चुनाव नहीं जीत सकते, हम बर्बाद हो जाएंगे। वो डरे हुए हैं, लेकिन जनता से डरे हुए। रिजवान भाई, एक मिनट, प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा, सॉरी आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। अब रुकिए तहसीन भाई, एक मिनट रुकिए, नहीं आपका एक लाइन में समय चला जा रहा है। रिजवान भाई मुझे ये बताइए, देश में किडनैप होने के लिए मारा मारी हो जाएगी अगर ये हालत है कि तुमको किडनैप करके ले जाएंगे और शराब पिलाएंगे और मसाज देंगे, मारा मारी हो जाएगी, लोग कहेंगे मुझे किडनैप करो पहले। बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल, देखिए इट इज अ रॉन्ग आर्गुमेंट। 40 में से चलिए मान लिया 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं जो किडनैप इज अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज किडनैप वर्ड आईपीसी में आया है, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता। किसी प्रेशर में, किसी ड्यूरेस में उनको ले जाया गया, लेकिन ये इस पूरी मुहिम को राइट ऑफ कर देना कि ये सारे किडनैप हुए हैं, ये आंख बंद करने की तरह है कि आंख बंद करी और सोचा रात हो गई। ये ऑपोजिशन का या रूलिंग कोलिजन का बिल्कुल गलत कहना है। बट एट द एंड ऑफ द डे सुशांत भाई, आप नेट प्रैक्टिस जितनी अच्छी करें, जितने भी ये विधायक हैं, जितने भी वीडियो आ रहे हैं शिंदे साहब के, ये सब नेट प्रैक्टिस की तरह हैं। इन्हें मैदान में फाइनली उतरना पड़ेगा, मैच विधानसभा में खेलना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को हराना पड़ेगा। अरे सर, वो मैच खेलने के लिए मैदान में तब तो आए ना जब मैदान में मैच खेलने लायक माहौल हो। अंपायर विकेट घुमा रहा है गोल गोल, कह रहा आओ यहां बताते हैं तुमको मैच खेलने, तो कैसे आएगा? बॉल तो पैड पे झेल लेगा, विकेट कहां झेलेगा? प्रेम कुमार जी बताइए, क्या सरकार उद्धव ठाकरे की बचेगी? देखिए सुशांत जी, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि 40 के 40 विधायक किडनैप तो नहीं हो सकते।
अब शिवसेना की तरफ से जो 16 विधायक को अयोग्य घोषित करने के लिए जो कहा गया, तो निश्चित रूप से कम 16 तो किडनैप नहीं हुए। तो ये जो बातें इसमें सारी चीजें हैं, वो बात भी सच है कि कुछ लोग चाहते हैं कि शिवसेना में कि बीजेपी से गठबंधन हो, आगे की राजनीति उस दिशा में जाए। ये भी बात सच है कि उन लोगों के बिहाफ में उनको गुजरात में और फिर गुवाहाटी में बीजेपी ने ठहराया, फैसिलिटेट किया। ये भी सच है कि कुछ लोगों को धमकाया गया, जिनमें से कम 2 उदाहरण तो सामने आए थे, जिन्होंने कहा था कैमरे पर कि हम जबरदस्ती वहां से किसी तरह भाग के आए हैं। यानी वो भी सच है कि धमका करके रखा गया है। तो ये कॉकटेल है, सारी चीजें। कैसे संख्या मिलेगी शिंदे गुट को, इसके लिए एक पूरी नीति रणनीति है, उसमें सारे अनैतिक काम भी हुए हैं। ये बात मैं कहना चाहूँ, 100% 40 व्यक्ति नहीं है कि किडनैप हो गए, ये तो मानने वाली भी बात नहीं होती है। लेकिन पूरी बात यहां पर है सुशांत जी की संख्या है, बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे गुट मिलकर सरकार बना सकती है, तो फिर बना लीजिए ना, आइए महाराष्ट्र बना लीजिए। पर वो बनाने के लिए पहले तो फ्लोर टेस्ट है। मतलब मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर इतना कॉन्फिडेंट है उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, तो तमाम जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसकी जगह उनको कहना चाहिए था कि आप आइए, हम अभी फ्लोर टेस्ट कराने की बात करते हैं, आप आइए। भाषा देखिए ना सर, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, कहीं घर तोड़ रहे हैं, कहीं दुकान तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, भाषा संजय राउत की भाषा से खुद शिवसैनिक भी सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे। वो भाषा की मर्यादा खास करके जो सत्ता में रहते हैं उनको रखनी चाहिए, और जो भाषा पिछले 2 दिनों में हुई है वो तो कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये बात मैं सुशांत जी बिल्कुल सहमत हूं। और लेकिन ये पूरी कवायद देखिए, हम जितना सवाल उद्धव सरकार से कर रहे हैं, ये सरकार से इस करने वाली स्थिति नहीं है। उद्धव सरकार को गिराने वालों से भी हमें उतना ही सवाल करना चाहिए। पर्दे के पीछे बैठ करके जो लोग अरे पर अजीत पवार कह रहे हैं मुझे लग नहीं रहा कि सेंटर का रोल है। अजीत पवार क्यों ऐसा बोलते हैं? फिर उनको बोलना चाहिए बीजेपी का रोल है। देखिए, बीजेपी का रोल तो स्पष्ट दिखता है। अरे भाई होगा ही, ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी का रोल नहीं होगा। बीजेपी कोई दूध की धूली थोड़ी ही है। हर्षवर्धन जी मुझे एक बात बताइए, अब समय कम है, आ रहा हूं रिजवान भाई, आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी मुझे ये बताइए, अब ये अयोग्य तो नहीं हुए 16 विधायक, ठीक है, कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पे रोक नहीं लगाई है, अब क्या फ्लोर टेस्ट इस बीच में हो सकता है क्या, या अभी ये खींचेगा? और नहीं, मुझे लगता है कि अभी खींचेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि अगर ये 38-39 का नंबर पूरा इंटैक्ट रहता है, क्योंकि संदेह तो उनको भी, अगर उनको नहीं होता संदेह तो शायद और जल्दी करते, और बीच में तो कोश्यारी साहब भी वो कोविड हो गए थे तो इस वजह से वो नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जिसको बार बार यहां कहा जा रहा है ना, कि पर्दे के पीछे वाले पर सवाल किया जाए। सवाल क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी मुंह अंधेरे चली गई थी भाई अजीत पवार के साथ सरकार बनाने, और शरद पवार ने अजीत पवार को ऐसा हड़काया कि अजीत पवार की हिम्मत नहीं पड़ी, घर में टहलते रहे। वो वीडियो हम लोग को ध्यान में नहीं गया। तो इतने बहुत दबंग आदमी है पवार साहब की, चलती है महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता है इसमें तो किसी कोई संदेह है नहीं। असली बात क्या है? असली बात यह है कि क्या डेप्यूटी स्पीकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या डेप्यूटी स्पीकर ये चाहेंगे कि ठीक से अविश्वास प्रस्ताव पर या विश्वास प्रस्ताव पर फैसला हो? वो जो अगर ठीक से नहीं करेंगे तो मामला न्यायालय तय करेगा, जो संवैधानिक तौर पर मुझे तो आरोप प्रेम कुमार जी, रिजवान भाई छोटे में समय नहीं है जी के काम तो करने दिया जाए डिप्टी सुशांत भाई जो एक मिनट प्रेम कुमार जी, रिजवान भाई बोला है, ये जो मुझे लगता है सिक्योरिटी के अलावा अभी भी शिंदे साहब इस बात के लिए श्योर नहीं हैं कि फ्लोर पर 38 के 38 शिवसेना के अगेंस्ट जाएंगे। मान लीजिए हाथ उठाने की बात आई और 25 चले गए और बाकी शिवसेना की तरफ आ गए तो क्या होगा? 25 के 25 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तुरंत। पर इसमें मेरा एक सवाल है सर आपसे। सर इसमें मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो मैं मानता हूं 50% हो भी सकता है, लेकिन 50% ये भी है सर कि अगर एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो वहां फ्लोर पर भी इन लोगों से वोट दिलवा देंगे सरकार के खिलाफ, तो वो ये काम क्यों करेंगे? मुझे ये बताइए। वो किसी को आप भगा कर ले गए और उससे ब्याह करके वहीं बस जाएंगे, ये तो है नहीं। उनको भी पता है मुझे लौटना तो है ही, आज नहीं लौटूंगा कल लौटूंगा, कल नहीं परसों नहीं तरसों लौटूंगा, फ्लोर टेस्ट तो कराना ही होगा। तो फिर वो ये रिस्क क्यों लेते और इतनी फजीहत क्यों कराते? वो रिस्क क्यों लेते? जैसा मैं बता रहा हूं कि बहुत से विधायक
अपना अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेने के लिए किसी नाराजगी में बिल्कुल चले गए। कोई किडनैप नहीं हुआ है, 2-4 भले हुए हों, लेकिन जब आदमी सामने आता है, आंखों से आंखें मिलती हैं, लिहाज आता है, शर्म आती है, पुराने रिश्ते आते हैं, और ऐसा नहीं है कि आखिरी मौके पर आदमी एकदम से अपना ओपिनियन नहीं बदल सकता। जीवन में ऐसे बहुत किसी। देखिए अभी क्या है, जब तक फ्लोर पर नहीं होगा मामला तब तक हर आदमी कयासी लगाएगा कितने किडनैप कितनी मर्जी से गए और कितने आकर क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि माहौल पूरा फ्लोर टेस्ट के लिए बन जाए। अच्छा है, रोज मामला खिंच रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी धमकी हो रही है, कभी तोड़फोड़ हो रही है। उससे अच्छा फ्लोर टेस्ट कीजिए, मामला खत्म कीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाए। यही बेहतर हो जाता है, लेकिन ना वो कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया राष्ट्रवाद में जुड़ने